बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आने वाला इंतहाई हौलनाक ज़ल्ज़ला हमारी मुल्क की तारीख का बदतरीन ज़ल्ज़ला करार पाया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 8.1 रिकॉर्ड की गई। अगरचे इसका मरकज अफगानिस्तान का कोहिंदुकश का इलाका था, बदख्शां सूबा था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को पहुंचाया। आज इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट्स भी सामने आई कि कल जो ये ज़ल्ज़ला आया जिसकी जो ड्यूरेशन भी 1 मिनट की थी और अगरचे ये डीप था, इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान अब तक सामने आया है वो भी हमने सोचा कि आज के नशिस्त में आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता कल भी हमने इस हवाले से खसूसी अपना प्रोग्राम किया था और अब तक की तादाद के मुताबिक 248 अफराद जो हैं वो इस ज़ल्ज़ले की वजह से जिंदगी की बाजी हार बैठे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको अपने स्क्रीन पर भी 8.1 इसकी रेक्टर स्केल पर जो है वो शिद्दत रिकॉर्ड की गई थी। 248 से ज्यादा अफराद जो है वो 248 अफराद टू बी एग्जैक्ट जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे इस ज़ल्ज़ले की वजह से, और 1665 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। ये लेटेस्ट फिगर हम आपको बता रहे हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हमने ली है, और 4392 जो मकानात हैं इससे उनको नुकसान पहुंचा। और कल भी हम बात करते हैं कि मकानात के मुनज़्ज़म होने से भी बहुत सी अमवात जो है वो वाक़या होती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मैंने बात की, सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, वहां पर हलाकतें हैं 202 और जो अफराद जख्मी है वो 1456 के करीब है और 2102 मकानात को नुकसान पहुंचा है। फाटा में 30 अफराद जाम बाग हुए हैं, 69 जख्मी हैं और 300 घरों को नुकसान पहुंचा है। गिलगित बल्तिस्तान 9 जाम बाग, 30 जख्मी, 90 घरों को नुकसान पहुंचा है। पंजाब में 5 अफराद जाम बाग हुए, 30 जख्मी, 44 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में 1 शख्स जाम बाग और 9 जख्मी हुए हैं। शांगला बताया गया है कि सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है और आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने वहां विजिट किया शांगला के मुतासरा इलाकों में और उनको ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि इमदादी कार्रवाइयां किस नहज पे, इससे कबल उन्होंने इस्लामाबाद में एक हंगामी इजलास भी किया था जिसमें ज़ल्ज़ले से मुतल्लिक जो अब तक की कार्रवाई हुई है, जो डिवास्टेशन हुई है, उसके बारे में उनको बताया गया और यही अज़म का इरादा किया गया कि रियासत की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो मुसीबत में घिरे हुए अपने हमवतनों के लिए वक्फ किए जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आज जब वो वहां मौजूद थे शांगला में, तो ये भी कहा कि एक जामे पैकेज जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मुशावरत करने के बाद 1-2 दिनों में जल्द ही उसका ऐलान किया जाएगा। जो घर गिरे उनको बेहतर घरों की सहूलियात भी दी जाएंगी। आज की नशिस्त में हम ये क़यामत के ज़ल्ज़ला और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है। मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका नहायत ही हेक्टिक स्केड्यूल है उनका और उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। चेयरमैन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेजर जनरल असगर नवाज साहब, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने पीटीवी के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जी ये ज़ल्ज़ला आ गया, माउंटेनस एरिया है, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि अब तमाम जितना भी इफेक्टेड एरिया है वो एक्सेसिबल है, वहां तक रसाई आप लोगों की हो गई है, कोई नो गो एरिया इन अ सेंस तो नहीं, क्योंकि बहुत सी लैंडस्लाइड्स भी आई थी। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये जो ज़ल्ज़ले का जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया है वो मालाकंड डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा में, उसके अलावा बाजोड़ और महमद एजेंसी हैं और कल से लेके इस वक्त तक जो दूर दुश्वार गुजार रास्ते थे काफी हद तक वहाँ पर रसाई जो है वो हो गई। अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर फौज मौजूद थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग मौजूद थे, पुलिस थी, तो फौरी तौर के ऊपर टीमें बनाकर सर्वे का काम शुरू किया गया और इत्तलात आना शुरू हो गई। इसके अलावा जिन इलाकों में सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अवेलेबल है वहाँ पर भी क्योंकि वो नेटवर्क काम कर रहा था तो वहाँ से भी ये इत्तलात जो है वो मोबाइल फोन काम कर रहा है जी तमाम जगह जी। और ये एक ऐसा पहली चीज हमने पीटीए के साथ बात करके ये भी की थी कि इन तमाम जगह के जो सेलुलर नेटवर्क है वो हमें बताएं कि कितना डैमेज हुआ है और बहुत उसमें कुछ नुकसान थे लेकिन बड़े जल्दी ये सर्विसेज अवेलेबल थी। तो इसकी वजह से आज शांगला के दूर दराज जो इलाका है सबसे दूर वही है, वहाँ पर हम गए थे। आप मौजूद थे जी हाँ, और वहाँ पर जो असेसमेंट का काम है वो काफ़ी हद तक उन्होंने जो है वो कर लिए
اور ایسے علاقے جو ہیں خصوصاً یہ رورل ایریاز ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ان کو اطلاع ہوتی ہے. مشکل چیز صرف یہ ہے کہ گھر کافی بلندی کے اوپر اور دور دراز ایک دوسرے سے فاصلے پر واقع ہے. چترال ایک ایسا علاقہ رہ گیا ہے کہ جہاں پہ شاید کیونکہ کچھ ویدر بھی وہاں پہ ڈاؤن تھا، کچھ روڈس سلائڈس کی وجہ سے بند ہوئی، تو شاید وہاں پہ کچھ انفارمیشن جو ہے جو اس کے کچھ تھوڑے سے دور افتادہ علاقے ہیں ان سے آنے کی چترال کی باقی لیکن جو ان کا میجر پاپولیشن سینٹرز جو ان کے ولیجز اور کمیونٹی سینٹرز ہیں وہاں سے وہ رپورٹ جو ہے وہ کمپائل کی جا چکی ہے. تو یہ جو پریلیمنری ہمارا ایسٹیمیٹ ہے میرے خیال میں ایز سچ ابھی جو صورتحال سامنے اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ چترال کا ایک بعض ایریاز ایسے وہ کب تک آپ ان تک رسائی حاصل کر پائیں گے، کیونکہ سب سے اہم چیز ہے سب سے پہلے تو رسائی وہاں تک حاصل کرنا تاکہ پتہ چلے نقصان کتنا ہوا ہے. دیکھیے آج جو ہیلی کاپٹر سے ریکانیسنس کی گئی ان ایریاز کی اور آرمی ایف سی انہوں نے بھی کیا، اس کے علاوہ ہم نے ایئر فورس کا آج ایک مشن فلائی کیا تھا اور ہمارا کنسرن یہ تھا کہ کمپلیٹ جو ایک علاقہ ہے اس کو اسکین کیا جائے. فوٹو ریکانیسنس مشن جو ہے وہ ہم نے فلائی کیا. اس کے بعد جو امیجریز ہیں سیٹلائٹ امیجریز مارکوس کے اوپر کام کر رہی ہے تاکہ یہ اسرٹین ہو جائے کہ کوئی ایسے علاقے جو بہت دور افتادہ ہیں وہاں پہ کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوئی. لائک یہ ہوتا ہے کہ کوئی میسو لینڈ سلائڈ آ گئی ہو جو ہیبیٹیٹڈ ایریا نہ ہو اور وہاں پہ کوئی اس قسم کے افیکٹس ہو رہے ہوں واٹر میں جس طرح لیکس بن جاتی ہیں کچھ آباد لیک بھی بن گئی. تو یہ ایکچولی یہ صورتحال بھی واضح ہو جائے گی کل تک. لیکن جو پاپولیشن سینٹرز ہیں جو پاپولیشن کے جتنے نوڈس ہیں وہاں تک میرے خیال میں اسکیننگ تو اس کی ہوگی، ایریل اسکیننگ بھی ہوگی. تو مطلب ایک فضائی اس کا تصویر لی جائیں گے اس کے بعد آپ ایریل اسکیننگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیلی کاپٹر سے بھی اور اس طریقے سے بھی ایریا کی انہوں نے کومبنگ کر لی ہے. اور دوسرا جو کیونکہ یہاں پہ یہ ایریاز ہیں آبادی کم ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کدھر ہے اور ایک دم اس کے بعد جو ہے فوری طور کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں خصوصاً لوکل. تو میرے خیال میں کافی حد تک انفارمیشن آ گئی ہے اور جو اگر ایکسیسیبلٹی تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے وہ میرے خیال میں کل تک جو امدادی کمک ہے وہ پہنچانے کے لیے شراہوں کا کھلنا بہت ضروری ہے. مین شرائط تو کھل گئی ہیں جو ہمیں ٹی وی پہ اطلاع ہے. شہر کی جو اندر یا دیہاتوں کو ملانے والی سڑکیں ہوتی ہیں یا گزرگاہیں ہیں ان تک وہ ان میں کوئی رکاوٹ ہے یا وہ بھی تمام کھل چکی ہیں؟ جو نیشنل ہائی وے سڑکیں ہوتی ہیں جو دیہاتوں کے اندر کی سڑکیں ہوتی ہیں یہ گزرگاہیں. یہ چترال کی جو دہلی کی لنک روڈ تھی پہلے بھی یہ فلڈ سے افیکٹ ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ لینڈ سلائڈ وغیرہ آئی تھی، لیکن جو لائٹ ٹریفک کے لیے ان کو بھی انہوں نے کھول دیا اور وہ ایکسیسیبلٹی وہاں پر اس طریقے سے موجود ہے. جو شانگلہ کا ایریا ہے جہاں پر آج ہم گئے تھے وہاں پہ یہ ایکسیسز اویلیبل ہیں اور جو چھوٹی موٹی سلائڈس آئی ہیں وہ مینیجیبل ہیں کہ اس کے اوپر ٹریفک وغیرہ جا رہی ہے. میجر آرٹری تھی KKH جس کے اوپر FWO نے کام کیا ہے اور KKH بھی جس طرح میں نے اپنی پریس بریفنگ میں بتایا تھا کہ 2 سائٹس رہ گئی تھی میرے خیال میں وہ بھی آج رات تک کھل جانی چاہیے. تو ٹوٹل 45 سائٹس تھی 45 جو کھل جانی چاہیے 45 آپ نے کہا تھا کھل گئی لیکن وہ 2 بھی کھل جائیں گی. اچھا یہ بڑی اہم فگر ہے میں ایسے چاہوں گا جیسا صاحب کیونکہ اس حوالے سے کل بھی بہت زیادہ گیس وقت چلتا رہا. جو ڈیتھ ٹول ہے آپ نے بتایا 248 یہ حتمی ہے. یہ ڈیٹا آپ کی جہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں کتنا یہ مستند ہے کیونکہ کل جو ہے وہ NDA میں 114 کہہ رہا تھا اور بعض پرائیویٹ چلے گئے تھے 200 سے زیادہ عبور کر گئی ہے. تو آپ کس طرح اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں اور کتنا یہ مستند ہے کہ 248 ڈیٹا ہے؟ ہمارا جو سورس ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے جو فٹ پرنٹس ہوتے ہیں وہ یونین کونسل لیول تک ہوتے ہیں اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ جو اکٹھا بھی کیا جا رہا ہے وہاں پہ وہ یونین کونسل کی سطح سے کیا جا رہا ہے. اور اس میں اوتھینٹیکیشن اس طریقے سے کہ الٹیمیٹلی جب ہم کمپنسیشن یا باقی چیزوں کے اوپر جائیں گے تو وہ کمپنسیشن کی فگرز اور سب کچھ اسی سے اسرٹین ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اوتھینٹیکیٹڈ 248 جی
اور اس में अंदेशा है कि ये इसमें इजाफा होगा, खुदा न खास्ता इजाफा, क्योंकि अब जो टाइम कल 2 बजे से लेके अभी तक काफी टाइम गुजर चुका है और काफी जो ये डेथ्स हैं ये रिपोर्ट हो चुकी हैं। इससे आगे जो इस स्ट्रेंथ के अंदर को बहुत सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो मेजर पॉपुलेशन सेंटर इवन इन इलाकों के अंदर भी जो मेजर जो बड़े गांव थे ये सब कुछ थे, वहां तक तो रसाई थी क्योंकि वहां पे रोड्स भी थी सब कुछ। बाकी इसके अलावा जो रह गए वो आइसोलेटेड घर हैं जो मुख्य पहाड़ों पे इधर उधर कहीं पे वाक़ हैं, जहाँ पे आबादी थोड़ी कम होती है, तो इतनी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। और जो जख्मी हुए हैं 1665, इसमें ये कोई आप लोगों ने इसकी दर्जाबंदी की है कि ज्यादा मेजर इंजरीज हैं या माइनर इंजरीज? जी, इसमें दोनों किस्म की इंजरीज हैं। इसको भी हम डिस्टिंग्विश इस वजह से नहीं कर सकते कि लाइक अब शांगला में हम गए थे तो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनकी ये रिपोर्ट थी कि वो अपनी कैपेसिटी से भी कम ही उसके ऊपर लोड है। अच्छा, कोई इतना ज्यादा उसके ऊपर लोड नहीं आया, तो दैट मीन्स जो इंजर्ड की या उनकी रेशो है वो कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकेंडली जो क्योंकि ये इसका जो इंजरीज वगैरह हैं, हम जब मेजर इंजरीज की बात करते हैं उसमें ऐसी इंजरी हो जिसमें लॉस ऑफ लिम्ब हो या समथिंग जो कि आपको पैरालाइज करते, ठीक। और इसके अलावा जो फ्रैक्चर्स या और इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि रिकवरेबल इंजरीज हैं, वो कुछ माइनर इंजरीज की कॉन्टेक्स्ट में आ जाती हैं अनटिल के बहुत मेजर का फ्रैक्चर हो। तो ये मिक्स्ड एक है और उसमें काफ़ी लोग जो हैं इनमें से उनको ट्रीटमेंट देके जो है वो ट्रीटमेंट भी रेंडर किया। अबाउट द स्टैट्स वन मोर क्वेश्चन, 4392 मकानात इसको नुकसान पहुंचा है, ये जुज़वी नुकसान पहुंचा है या मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक कंपोजिट फिगर है। अच्छा। जिसमें पार्शली डैमेज और फुली डैमेज्ड, ठीक है। फुली डैमेज की हमारी तरफ से कॉनोटेशन ये है कि जो अनलिवेबल हो गया हो, और पार्शली डैमेज इस किस्म का है कि जिसमें कुछ नुकसान तो पहुंचा हो लेकिन उसके बावजूद इट इज लिवेबल। ये जितना भी असेसमेंट है ये सारी फर्म अप होती है बिकॉज जब इनिशियल एक रिपोर्टिंग होती है उसके बाद जब उसका ग्राउंड चेक होता है तो उसमें सर्टेन होता है कि वाकई ये प्रॉपर कोई घर था या स्टोर रूम था या कोई एलाइड किस्म की चीज थी जिसकी वजह से कम से कम उनकी लिविंग तो इफेक्ट नहीं हुई। तो ये असेसमेंट जो है इसका फॉलो अप प्रोसेस डेफिनेटली, बट इमीडिएट आपको डैमेज असेसमेंट के लिए जरूरी होता है कि आप एक फिगर जो भी रिपोर्ट होती है आप उसको ले लें ताकि इमीडिएट रिकवरी के लिए आप काम कर सकें। एक और बड़ा अहम सवाल है क्योंकि घरों से जुड़ा हुआ है, जो लोग बेघर हो गए हैं वो नॉर्दर्न एरिया है, पहाड़ी इलाके, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसे में उनको खुले आसमान के नीचे अगर वो जिंदगी गुजार रहे हैं तो कोई आप लोगों ने उनके लिए कोई बिस्तर, कोई कंबल, प्लास्टिक शीट्स ही कोई मुहैया की है ताकि जब तक से उनको कोई और जगह नहीं मिलती मुतबादिल तो वो कम से कम रात गुजार सके? वहां तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है आजकल। जी, हमारा मैकेनिज्म इस तरीके से है कि जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं और वो तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने स्टॉकिंग की होती है। लाइक शांगला की एग्जांपल ले लें तो तकरीबन 400 से ज्यादा टेंट्स डीटी के पास इमीडिएटली अवेलेबल थे, और उसको ऑगमेंट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अपने स्टॉक में से नौशहरा से सामान भेजा। नौशहरा से? जी, और हमसे उन्होंने रिप्लेनिशमेंट फौरी मांग ली और हमने उनको तकरीबन 2250 टेंट फौरी तौर के ऊपर उनको दे दिए नौशहरा में। 2250 से नौशहरा में हैंड ओवर जी, हैंड ओवर डिजास्टर मैनेजमेंट जी, और उसके साथ हमने उनको जो कंबल और जो मैट्स है जमीन पर बिछाने के लिए वो भी हमने उनको इसके साथ साथ 2,500 वो भी दे दिया। इसी तरीके जो फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उनकी भी रिक्वेस्ट आई, 1000 ये तीनों आइटम हमने उनको भी दे दिए। तो सर ये सब बता दें कि इनकी ऑनवर्ड डिलीवरी कब तक हो जाएगी क्योंकि हमें तो नौशहरा जी उसमें शांगला तो बहुत तवील लगता है। नहीं, एक्चुअली इसमें तरीकाकार ये होता है कि चूंकि अब केपी की गवर्नमेंट ने ये किया है कि उसमें से उन्होंने शांगला को 500 और आज सुबह 9 बजे के करीब रवाना कर दिए थे। और उसके अलावा उन्होंने जो कमिश्नर है मालाखंड डिवीजन उनकी डिस्पोजल के ऊपर तकरीबन 2000 टेंट्स उन्होंने रख दिए हैं क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर हैं, उनको पता है कि कहाँ पे क्या चीज चाहिए और उसके हिसाब से वो आगे उसको सप्लीमेंट करते जा रहे हैं। इसी तरह चतराल में ऑलरेडी 500 के करीब टेंट थे
और उन्होंने 1000 से उनको और सप्लीमेंट कर दिया जो कि उन्होंने रवाना कर दिए थे। ठीक है। और अब उसके बाद मालाकंड में ये टेंट्स 2000 कमिश्नर डिस्पोजल पे पड़े हुए हैं। वो कमिश्नर साहब जहाँ पे फील करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में, ये सफिशिएंट है सर आबादी की? आप तो चूंकि शांगला भी गए और आपकी जगह है, आपको आपके जो फीडबैक भी मिल रहा होगा, ये जो आप चीजें फराहम कर रहे हैं ये मौजूद है, कम तो नहीं है? देखें, ये एक तो ये है कि वहाँ पे ये बताया गया कि जो लोग, वज़ीर आज़म ने ये सवाल किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये लोग इस वक्त अपने रिश्तेदारों के या क्योंकि स्कैटर्ड घर जो है वो डैमेज हुए हैं, इस तरीके से नहीं हुआ कि पूरी की पूरी आबादी जो है वो पेरिश होगी हो। तो लोगों ने जो है वो पनाह ली हुई है अपने नेबर्स के, रिश्तेदारों के और उन घरों के अंदर। और आपको पता है कि हमारे लोगों को ऐसे मौकों पे जज्बा भी होता है। और जो जिनके घर ये रह रहे हैं उनको ही फराहम कर दी जाए अगर उनको जरूरत है, इनके घर तो तबाह वहाँ तो आके नहीं रहते। जी, उसके बाद जब ये इनको शेल्टर वगैरह मिल जाते हैं तो वो शेल्टर अपनी जो तबाहशुदा घर है उसके साथ लगा के जो कॉम्पनसेशन को दी जाएगी वो फिर अपने आप को रिफिल। बिजली का और तमाम निजाम ये अपनी जगह पे मौजूद है। चित्राल के अंदर चूंकि जो ये काफी एरियाज, तो इसमें ऐसे एरियाज थे जो कि जहाँ पे शायद इतनी प्रोविजनिंग नहीं थी बिजली वगैरह की। ठीक है। लेकिन जो सेटल्ड एरिया हैं जिसका चित्राल में उनको इशू था, वहाँ पे हमने उनको स्पेशली हमने 50 kVA का जनरेटर रवाना कर दिया है, हेवी ड्यूटी, जो कि उनके हॉस्पिटल्स की नीड्स को मीट कर लेगा। ठीक है जी। जैसे कि मुझे बताइएगा कि इससे बहुत सवाल हो रहा है कि पहले जल्जला आया था, आज आपने पूरी हिस्ट्री बताई है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा जल्जले आ चुके हैं। और वैसे व्यूअर्स को भी बता दीजिएगा कि आपने ये भी बताया है कि जो जल्जला कल आया 2:09 उसके बाद 18 या 19 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। एक तो अभी मैं आपके पास बैठा हुआ था तो एक तो भी आया आफ्टर शॉक जी। तो ये आपको SMS अलर्ट पे पता चलता है? क्योंकि हम दोनों ने महसूस नहीं किया था, SMS अलर्ट पे मुझे फौरन पता चल गया। तो ये सिलसिला कब तक हुआ, आपको क्या रिपोर्ट है? क्योंकि लोगों का एक थोड़ा साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है। तो ये आफ्टर शॉक जो है वो इसी मैग्नीट्यूड के होते हैं, 4 से 5 वेक्टर्स के, जो कि बहुत हैं। ये जो होता है ना, ये इफेक्ट, मैं क्योंकि जियोलॉजिकल साइंटिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ चीज, ये एनर्जी रिलीज होती है जब एक अर्थक्वेक आता है, बिकॉज जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकरा रही होती हैं और जब टकराती हैं और एक प्रेशर जनरेट होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और ये कॉन्टिन्यूसली रिलीज होती रहती है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर शॉक्स। क्योंकि जब तोड़ फोड़ होती है और उसके बाद सेटलमेंट्स होती है तो उसके बाद ये आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। जो 2005 का अर्थक्वेक था उसमें ये एस्टिमेटेड है कि कल मुझे बता रहे थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर साहब जो हैं कि इट वाज ओवर 2000 में जी। और इसमें जो ग्रेटर देन अगर 3 रिक्टर स्केल में 3 के मैग्नीट्यूड से जो ज्यादा थे वो समथिंग लाइक अराउंड फ्यू हंड्रेड थे वो। तो ये एक एस्पेक्ट है क्योंकि एक चेंज आई है, उस चेंज के बाद कॉन्टिन्यूसली जो सेटलमेंट हो रही है जो वो होती रहेगी और वो आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, लेकिन एक बिगर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो चुका है। तो अब ये छोटी एनर्जीज के लेवल जो है वो रिलीज होते रहेंगे। सर 2005 में जल्जला आया था, तबाह कौन था? 7.6 या 8.1, लेकिन वो 26 किलोमीटर नीचे था, ये 93 किलोमीटर है। 2015 में हम इसका सामना है। इन 10 सालों में हमने क्या सीखा? बहुत से मीडिया में सवाल आ रहा है कि व्हाट लेसन्स डिड वी लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एज फार एज आवर रिलीफ एंड रिस्पॉन्स इज कंसर्न? जेन्युइन आंसर दीजिएगा। हमने क्या बेहतर आंसर हमारे रिस्पॉन्स का? 2005 में देखिए हमारा रिस्पॉन्स बहुत बेहतर था, इस तरीके से बेहतर था कि सबसे पहले तो जब जल्जला आया तो आई थिंक विद इन फ्यू मिनट्स तमाम मशीनरी मुतहरक थी, क्योंकि आपके पास उस वक्त ऐसे कोऑर्डिनेशन के दायरे नहीं थे, आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, मशीनें नहीं थी। तो सबसे पहली चीज तो ये है, और NDMA की तरफ से जो पहली एडवाइजरी की गई वो ये की गई कि अभी इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे। ये चीज मीडिया में भी रिपोर्ट हुई इमीडिएटली आफ्टर दैट, और उसके बाद आफ्टर शॉक्स आना शुरू हुए ताकि लोगों को बताया जाए कि बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होगी, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये प्रिपेयर्डनेस का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो एक मैकेनिज्म है, तमाम जगह के ऊपर रिपोर्टिंग और असेसमेंट शुरू हो गई, जो जहाँ पे भी मशीनरी थी, क्योंकि ये एक अवेयरनेस लेवल इतना हाई हो चुका है कि वो फौरी तौर के ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया कि कहाँ पे क्या। इन केस ऑफ 2005
हमारी तवज्जो मरकूज थी मार्गला टावर पे, जब तक कि हमें बाद में पता नहीं चला। तो यहाँ पे एकदम फौरी तौर के ऊपर ये स्कैनिंग शुरू हो गई हर जगह के ऊपर। उसके बाद NDMA के लेवल के ऊपर हमने NHA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, फेडरल फ्लड कमीशन, वाटर एंड पावर के हमारे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे क्रिटिकल पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ब्रिजेस हैं, रोड नेटवर्क है, उसमें क्या डैमेजेस हुए हैं, उन इदारों को फौरी तौर के ऊपर हर एक ने अपना काम शुरू कर दिया टू फाइंड इट आउट। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी देख रही थी कि लोगों की क्या इस वक्त स्टेट है, और वो रिपोर्टें फौरी तौर के ऊपर आना शुरू होगी, जिसकी वजह से आपको ये हम इस तरीके से भी प्रिपेयर्ड थे कि हमारे जो रिलीफ स्टॉक थे, मैंने शांगला की एग्जांपल दी थी कि उस फार फ्लंग एरिया में भी एट दैट पर्टिकुलर टाइम DC के पास एक रिएक्शन कैपेबिलिटी थी विद अराउंड some tents and some non. Within first 1 hour जो PDMA है उसने अपने तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये ब्लैंकेट सैंक्शन दे दी थी कि दे शुड डू वॉट एवर जो भी करना चाहते हैं, और रिलीफ एफर्ट के लिए लोगों को फूड आइटम्स, शेल्टर और ये जो प्रोवाइड करना वो करें। हमारी इस वक्त प्री पोजिशनिंग हुई है तमाम रिलीफ स्टॉक्स की। और जिस समय आपको एक बता रहा हूँ कि इस वक्त भी 5000 टेंट हमारे पास जगह मौजूद हैं। तो जहाँ पे कैपेसिटी इशू आएगा KP को, तो हम उसको फौरी तौर पे ऑगमेंट कर देंगे। हमारा सेंट्रल स्टॉक रावलपिंडी में पड़ा हुआ है। तो ये चीजें हमारे पास उस वक्त नहीं थी। 2005 में सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स CDA के अंदर मौजूद है, स्टेट ऑफ द आर्ट, और पाकिस्तान में 6 जगह के ऊपर ये टीम मौजूद है आर्मी की। वो उनको हमने फौरन अलर्ट कर दिया। जी एक्टिव है। उनको अलर्ट कर दिया गया कि आपको कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दे हैव द इक्विपमेंट, ट्रेनिंग कि आपको भेजा जा सकता है, लेकिन कहीं पे ऐसी कोलैप्स बिल्डिंग और स्ट्रक्चर उसकी चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि जहाँ पे एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ये एक है कि मैकेनिज्म जो है आपका, जो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, बेटर ऑर्गेनाइज। और ये सारी चीज जो होती है इस वक्त, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें तरीकाकार ये है कि आपके पास कि आपने राइट टाइम और राइट प्लेस के ऊपर कैसे रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं। लास्ट में बिफोर आई से थैंक यू, क्योंकि आपका बिजनेस स्केड्यूल है, हमारा जो खिता है, इलाका है, आपने टेक्टोनिक प्लेट्स की बार बार बात की, कहते हैं कि ये दर्द में है। कुदरती आफात का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। हम ये कर सकते हैं कि उसके डैमेज को मिनिमाइज कर दें। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग अगर इख्तिसार से आप बता सकें, हमें कैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अपनी तर्ज जिंदगी में भी कोई बदलाव लाना होगा, अपनी तरजीहात में भी कोई तब्दीली लानी होगी, क्योंकि हम इसका बेहतर अंदाज में बाद मुल्कों में मुकाबला किया। जापान इज एन एग्जाम्पल, लॉस एंजलिस की कल बात हो रही थी, इस पर भी कोई आप कहना चाहेंगे? ये इंडिविजुअल लेवल से शुरू होता है, कम्युनिटी लेवल पे आता है, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाता है। तमाम टीयर्स के ऊपर डिफरेंट जिम्मेदारी है। अगर आप एक घर बनाते हैं तो चाहे आप एक कमरा क्यों ना बनाएं, लेकिन उसको मजबूत बनाएं अकॉर्डिंग टू दैट एरिया। कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमारी हाउसिंग कॉलोनीज, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, गवर्नमेंट की हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बिल्डिंग के बायलॉज मौजूद हैं, बिल्डिंग की तमाम कोड्स मौजूद हैं, उसको हमें इनेक्टमेंट उसकी करनी पड़ेगी। हम हमेशा ये कहते हैं उसके लिए हमें लॉ बनाना पड़ेगा कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएगा, इसकी वायलेशन हो। तो खास तौर पे वो बिल्डिंग जिसमें जो कि जिसमें मैथ्स स्कूल्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, और जिस तरीके से हमारे टावर्स वगैरह और प्लाजाज और ये पब्लिक, कानून साजी होनी चाहिए, बेहतर अमलदारी होनी चाहिए। अमलदारी, आई थिंक कानून, कोड, एवरीथिंग इज देयर, बट इट इज द इम्प्लीमेंटेशन, और वो इंडिविजुअल लेवल से शुरू होती है और हुकूमती तो सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये लेसन लर्न हमारा होना चाहिए। वी विश यू गॉड स्पीड कि जो आप रिलीफ एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर करें, और उसके बाद आप रिहेबिलिटेशन की तरफ भी आगे बढ़े। मेजर जनरल अजहर नवाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने माहिरीन से भी गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीली, इसका मुकाबला हमें बहसियत कौम किस तरह करना है, और आने वाले दिनों में हमें इससे मुतल्लिक और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सब कुछ इस ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक।
लोगों को दर्द से निजात दिलाना मेरा रोज का काम है, लेकिन जब मुझे खुद शरीर से दर्द हो तो मेरा भरोसा पैराडोल एक्स्ट्रा। इसके दोहरे असर करने वाले अज्जा दर्द में मौसर आराम पहुंचाते हैं। पैराडोल एक्स्ट्रा, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। डेली एक्सप्रेस एक मुकम्मल अखबार सबके लिए, आपको शहर की खबरों से रखे बाखबर। शोबिस के मद्दाहों के लिए एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट सेगमेंट, स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ऑन एंड ऑफ फील्ड कवरेज, सियासी सरगर्मियों से रहे अप टू डेट, नौजवानों के लिए खुसूसी फीचर, बच्चों के लिए तफरी से भरपूर पेज गिरने और घरेलू खवातीन के लिए लाइफस्टाइल टिप्स के डेडिकेटेड सफर। डेली एक्सप्रेस एक मुकम्मल फैमिली अखबार। संडे मैगजीन में हफ्ते भर की अहम खबरों के साथ साथ मुख्तलिफ और दिलचस्प मौजूआत। डेली एक्सप्रेस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार। लोगों को दर्द से निजात दिलाना मेरा रोज का काम है, लेकिन जब मुझे खुद शरीर से दर्द हो तो मेरा भरोसा पैराडोल एक्स्ट्रा। इसके दोहरे असर करने वाले अज्जा दर्द में मौसर आराम पहुंचाते हैं। पैराडोल एक्स्ट्रा, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से कबल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबरा से और उन सब में गुफ्तगू की रिलीफ के हवाले से। इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वेरी रिनाउंड एनालिस्ट। क्लाइमेट चेंज हो या ज़लज़ले से मुतालिक बात हो, कमर जमान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज कंसिडर्ड एन अथॉरिटी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मेट ऑफिस रह चुके हैं और इस वक्त आप UNWMO वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजर हैं। बहुत शुक्रिया कमर जमान चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहले तो पहला सवाल ये कि ये क्या कंट्रोवर्सी है कि ये जो ज़लज़ला कल आया ये 8.1 रेक्टर स्केल पे या अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.5 है, ये फर्क है? जी बिल्कुल, ये फर्क है। मैं इसकी वजह बताता हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो आपको एक सिस्मिक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम। अच्छा, कम्प्लीटली जो है जो भी स्टेशन है हमारे वो सेटेलाइट के लिंक के थ्रू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। जितना डेटा उसके अंदर फीड करेंगे वो एनालाइज होकर विद इन 2 to 3 मिनट्स अर्थक्वेक आने के बाद उसका जो SMS है ऑटोमेटिकली जनरेट होके और अथॉरिटी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं जिनका नाम उसके अंदर दिया गया सिस्टम में उनको वो विद इन फ्यू मिनट्स चला जाता है हमारा। और इसकी जो दूसरी वजह आपने कहा कि अमेरिकन की हमें अपनी जो फिगर दे रहे हैं मेट ऑफिस जी वो 8.1 है, तो उसको बिल्कुल हमें उसी पे स्टिक करना चाहिए और उसकी वजह जो है ज्यादा मुस्तनद है, ज्यादा बिल्कुल ज्यादा बेहतर है। और उसकी वजह लोगों को कहते हैं सुना मीडिया में है कि जो अमेरिकन यही है कि हम हर चीज में कहते हैं कि जो अमेरिकन और जो यूरोपियन है वो शायद हमसे बेहतर होंगे। तो इसके अंदर बेसिकली जो वजह है हमारे जो सिस्टम है आपके मॉनिटरिंग का उसमें लोकल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शामिल है। उस लोकल सेस्मिक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अमेरिका को एक्सेस हासिल नहीं है। ओके, लोकल नेटवर्क अमेरिका को एक्सेस हासिल नहीं, वो उस की वजह से उनकी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने एनालिसिस की है उनका भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसने भी उसी तरह की होगी। लेकिन हमारे सिस्टम में एडिशनल स्टेशन जो सेस्मिक स्टेशन हैं वो शामिल हैं और उसकी इंफॉर्मेशन शामिल होने की वजह से हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए और है। तो हमें 8.1 ही इसको कंसिडर करना चाहिए रेक्टर स्केल पे, कंसिडर नहीं करना चाहिए है। बल्कि मैं तो इस बात पे यकीन है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम ने जनरेट की है एडिशनल सेस्मिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो ज्यादा एक्यूरेट है और अमेरिका। ओके, ये दैट पॉइंट इज सेटल्ड नाउ। क्लाइमेट चेंज, ये मौसमियाती तब्दीलियों का भी ज़लज़लों से कुछ ताल्लुक बनता है। पहले बारिशें हुई, गैर मामूली बर्फबारी हो गई, इससे पहले कराची में हीट वेव आई, अब फिर इतना बड़ा ज़लज़ला आ गया। पहले 100 साल बाद आया था, अब 10 साल बाद आ गया। ये कई लोगों के ज़हन में इस तरह की बात आती है और उसका जवाब काफी कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली क्लाइमेट और वेदर जो है ये डिफरेंट प्रोसेस है और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के ज़ेर असर है।
اور सेस्मिक एक्टिविटीज जो है, अर्थक्वेक एक्टिविटीज जो है वो जियो फिजिकल फिनोमेना है, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, डायरेक्ट कनेक्शन दोनों में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो इनमें रिलेशनशिप है। और रिसेंट स्टडीज जो की गई हैं उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है, लोकल स्टडीज नहीं है, इंटरनेशनल स्टडीज हैं, उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है कि ये जो ग्लेशियर्स का जो वजन था पहाड़ों के ऊपर, वो तकरीबन अंदाजन कुछ एस्टिमेट्स जो हैं इंटरनेशनल एस्टिमेट उसके मुताबिक 1 मीटर के ऊपर 1 टन ग्लेशियर्स का वजन है। इसी तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं जो 70 किलोमीटर एक ग्लेशियर है और 70 किलोमीटर चौड़ाई है उसकी, उसका कितना वेट होगा। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि बहुत से अर्थक्वेक जो हैं वो इस वेट की वजह से सप्रेस रहते हैं, और अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट जिस तरह हो रहे हैं, अगर ये ज़्यादा मेल्ट होंगे तो ये जो एक उसके ऊपर कैप लगी हुई है सेस्मिक एक्टिविटी पे, वो रिलीज होने से सेस्मिक एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है। तो रिलेशन है, रिलेशन इस तरह इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि ग्लेशियर के अगर वो टूटेंगे, कम होंगे, तो सेस्मिक एक्टिविटी ज़ेर ज़मीन ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा जो है एक और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो ये है कि ग्लेशियर जिस वक्त अर्थक्वेक की इतना मैग्नीट्यूड का इतना सुयर अर्थक्वेक किसी जगह पे आता है, तो ग्लेशियर जो है उनकी भी डिस्टेबलाइजेशन होने से उनकी मेल्टिंग भी फास्टर हो जाती है। ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आज के अखबारात में लिखा था कि ये जब जल्जला आया है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस पे एक्सपर्टीज रखते हैं, सुनामी का खतरा पैदा हो गया है हमारी कोस्टल साइड पर, कराची पे कोई सुनामी का जो है वो खतरात जो है वो मंडला रहे हैं, क्योंकि इस तरह जल्जले के बाद इसका अंदेशा होता है। इस अर्थक्वेक का सुनामी से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। सुनामी जनरेट होती है जिस वक्त समुंदर के अंदर कोई अर्थक्वेक हो। अच्छा, ये समुंदर में एक्टिविटी नहीं थी, ये हिंदू के शिमाली रेंज में थी, इसलिए इस अर्थक्वेक के साथ उस ग्लेशियर ये सुनामी का कोई खतरा जो है कराची को। और ये जो आ रहा है, जैसे अखबार मेरे सामने माहिरीन अर्जियात जो है वो कह रहे हैं कि जो हालिया जल्जला है, इसके आने के बाद अब मजीद हौलनाक जल्जले का ये पेश खेमा हो सकता है। ये काफी कहना डिफिकल्ट है, क्योंकि अर्थक्वेक की कोई जो है फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, सिर्फ असेसमेंट की जा सकती है कि जो सेस्मिक एरियाज हैं वहाँ पर हर वक्त अर्थक्वेक आने की जो है पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारा हिमालयन हिंदुकुश माउंटेन रेंज है, ये सेस्मिकली एक्टिव एरिया है, तो इसमें अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इसको कहना कि ये पेश खेमा है इतना बड़ा है, उसको आई थिंक दुरुस्त नहीं है। लेकिन यह है कि आफ्टर शॉक्स जो है इतने मेजर अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, और आफ्टर शॉक्स 3 से 4 माह के दौरान में आ सकते हैं। आते हैं जहाँ पर जल्जला है नहीं, उसके आसपास एरिया में भी आते हैं। अच्छा। और लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ये जो मेन अर्थक्वेक है उससे कम रहता है। और इस ये जो डीप रूटेड अर्थक्वेक है, इसको अगर कंपैरेटिवली शैलो अर्थक्वेक के साथ कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर आफ्टर शॉक्स भी शैलो अर्थक्वेक की निस्बत कम होते हैं। मतलब उतने आफ्टर शॉक्स हम एक्सपेक्ट हमें नहीं करने चाहिए जितने 2005 के बाद किए, वो शैलो अर्थक्वेक था। 2026 का से आपने कहा ये मैं चूंकि सुनामी का ये आया था, मैंने इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी वो जल्जले के बाद कराची समेत पाकिस्तान की तमाम कोस्टल बेल्ट पर सुनामी का खतरा पैदा हो गया। मकरान कोस्टल जोन के करीब जमीन की 3 प्लेटें मिल रही हैं, इसलिए मकरान जोन में 8.1 शिद्दत के जल्द सुनामी के इम्कानात है। ये रीजन दिया गया सुनामी का। मतलब इस अर्थक्वेक के साथ तो उसका कोई ताल्लुक मैं नहीं समझता, लेकिन ये है कि वैसे वहाँ पर भी फॉल्ट लाइन है, जैसा कि उन्होंने मकान फॉल्ट जोन का जिक्र किया, उसकी वजह से 1945 में सुनामी ने हिट किया था पत्नी के एरिया को। तो वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, वहाँ पर आपको की पॉसिबिलिटी है, वो भी सेस्मिक एरिया है। तो अब आपने कहा, आज आपने बताया कि बिलवास्ता तौर पे असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, ग्लेशियर का, इसका तदारक क्या, हम कैसे इसको रोक सकते हैं? कोई हमारे हाथ में कोई चीज है या ये सिर्फ कुदरत का ही काम है, हम उसको कोई नहीं रख? आपकी इजाजत से अमीर मुकाम साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। अमीर मुकाम साहब ऑब्वियसली शांगला से आपका ताल्लुक है, वो बहुत मुतासरा इलाका है। अमीर मुकाम साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی ابھی وکال صاحب بتائیے کہ آج پرائم منسٹر بھی وہاں پر موجود تھے، آپ بھی تھے، آپ اس علاقے کے ہیں. اس وقت جو ریلیف ایکٹیویٹی ہے وہ کتنی مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے؟ موسم بہت ٹھنڈا ہے، کیا تمام جو لوگ وہاں موجود ہیں انہیں گرم کمبل اور ایسی اشیاء خوردنوش فراہم کی جا چکی ہیں؟ سب سے پہلے بات یہ کہ وہ واقعہ چل ہوئی ہے جی، اور آج سے ریلیف ایکٹیویٹیز شروع ہو چکے ہیں آج سے جی، اور جو ان کی شہامت میں خود سچ وہی کوئی اپنا کوئی اسٹاف وغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے اور اس طرح چیزیں تو میں نے وہی سے بھیجنا ہوتا ہے. تو آج پہنچ چکے کچھ انڈیوں کے ساتھ کوئی ٹینٹس میں سے کوئی 400-500 وہی ڈسٹریبیوٹ کیے اور مزید اس کا انتظار تھا کہ آج پہنچ جائے گی اور آگے تقسیم کریں گے. برن فوج کے جو جوان ہیں وہ بھی ڈیوٹی پر ہے، مختلف جگہوں میں تقسیم ہوئی ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی سول ایڈمنسٹریشن اور ساتھ ساتھ یہ جو الیکٹڈ لوگ جو نظام ہے کونسل وغیرہ وہ بھی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. مگر سب سے بڑی بات آج یہ کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح باہر سے اپنا دورہ اسٹارٹ کر کے اور پاکستان پہنچے تو بجائے دوسرے مصروفیات کی اس کا یہ انتظام کیا کہ سب سے پہلے متاثرین کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرو، ان کے ساتھ تعزیت بھی کرو جو لوگ اس میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے دعا بھی کرو. تو سب سے بڑی بات یہ میٹر کرتا ہے کہ لیڈر کو کتنے اپنے لوگوں کے دکھ کا احساس ہے. اس طرح اعلان وغیرہ چیزیں بھیجنا تو اسلام آباد سے بھی ہو سکتا ہے مگر نفس نفیس جانا اور وہی ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے مسائل سننا اور اس کے ساتھ اظہار کرنا سب سے بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آج یہ ایک بڑا میسج ہے کہ وہ خود تشریف لے آئے اور اس کے لیے نیچے احکامات جاری کیے کہ جتنے بھی ڈیمیجز ہوئے نقصانات ہوئے ہیں اس کی فوراً سروے کی جائے اور اس کے لیے آگے پھر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کیونکہ یہ ایک المیہ ہے، اس میں پروونشل فیڈرل تحصیل یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات نہیں، ہم سب کی سارے مل کر اس سے نمٹنا ہوگا. جس طرح آپ کو یاد ہے 2005 میں آیا تھا اور میں تو اس میں بہت زیادہ انوالو رہا تو باعث قوم ہم نے اس کا مقابلہ کیا تھا، باعث نیشن مقابلہ کیا تھا، قوم نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. تو اس قوم میں پوٹینشیل بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. آرمی اور سیون ادارے اور الیکٹڈ لوگ سارے ایک پیج پر سب کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لوگ متاثر ہے ان کو جلد از جلد ریلیف بھی مل جائے. اور سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے امیر وکال صاحب؟ اگر آپ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بتا سکیں، آپ نے آبویسلی وہاں پر خود موجود ہیں، منتخب نمائندگان بھی وہاں پر ہیں، سب سے زیادہ اس وقت اشد ضرورت کیا ہے شانگلہ میں؟ یہ مطلب ہے کہ میں شانگلہ کی اور سوات کی وغیرہ پورے ملاکنڈ ڈویژن کی بات کروں گا اور پورے کے پی کی بات کروں گا. تو اس میں ابھی اصل تو یہ ہے کہ سردی بھی ہے اور ان لوگوں کے جو گھر مر تباہ ہوئے ہیں تو اور تو اس ٹائم میں آرپٹ نہیں ہو سکتا. ان کو ٹینٹس ملنے چاہیے کہ وہ متبادل کوئی انتظام کرے خیمے اور ساتھ ساتھ ان کو کمبل وغیرہ بھی ملنے چاہیے، ان کو فوڈ بھی ملنے چاہیے. تو یہ سب سے پہلے ایک بات ہے اور ساتھ ساتھ اس کی کمپنسیشن کا فیز کہ لوگوں کو نہ پیسے مل جائے جو لوگ کسی گھر میں مر چکے ہیں. 2005 کا آپ نے فیصلہ کیا معذرت سے آپ کو قطع کہیں معاف، لیکن اس پہ یہ بہت بڑا ایک ایشو تھا. 10 سال گزر گئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی تک پوری کمپنسیشن نہیں ملی، لیکن لہٰذا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا 2015 کے زلزلے کے بعد. یہ بات ہے مطلب ہے کہ کمپنسیشن بھی فوراً ملنی چاہیے. مطلب اس طرح لمبا چوڑا ہو تو اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اسی وقت زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرح واقعات ہوئے تو سارے بیٹھ کر پروونشل فیڈرل اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپس میں کہ فوراً جو جن کی نشاندہی ہو چکی ہے، جو لوگ معلوم ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں بندہ ہے اور یہ مر چکا ہے تو اس کے بعد صاحب کو ملنا چاہیے. یہ بندہ زخمی ہے اس کو جو دینا ہے اس کو دینا چاہیے. یہ گھر کے لیے کہ اور اگر 1 لاکھ روپے دینا ہے 2 لاکھ روپے دینا ہے، آج اس پر بھی کافی ڈبیٹ ہوئی کہ کتنے دینا ہے. تو یہ اگر ڈسائڈ ہوئے فوراً ان کو دیا جائے تو اپنی مرضی سے آگے چلیں گے اور اپنا کام کریں گے.
ٹھیک، بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب، تھینک یو ویری مچ. شاملہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور شاملہ سے آپ کا تعلق ہے. جی سر، وہ آپ کی بات بیچ میں جو ہم کلائمیٹ، میں نے کہا ہم کر کیا سکتے ہیں مطلب اس کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے جو تباہکاریاں ہیں اس کی؟ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ اس صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ابھی پیچھے کچھ ایکسپرٹس نے یو کے سیکورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے اس کو کلائمیٹ چینج کو ٹیررزم سے بھی بڑا چیلنج قرار دی. تو یہ 21st سینچری کا ایک چیلنج ہے اور اس کو سالو کرنے کے لیے پیرس میں دسمبر میں ایک ورلڈ سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں تمام دنیا کے ممالک بیٹھ کے اس بات پہ غور کریں گے کہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. کیونکہ خیال یہ ہے کہ اگر بزنس ایز یوزل اسی طرح ایمیشن جو ہے کاربن ایمیشن خاص طور پہ انرجی پروڈکشن سے اور دوسری انڈسٹری سے اگر اسی طرح اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو اس صدی کے آخر تک جو ہے 4 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. اور اس وقت تک اب اگر آپ اس کو 4 کو اس طرح کمپیئر کریں کہ جو پچھلے 100 سال میں 1 سینٹی گریڈ سے سلائٹلی کم وارمنگ ہوئی ہے اور اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں جو ایکسٹریم ویدر آ رہے ہیں اور فریکوینسی ایکسٹریم ویدر ویٹس کی بڑھ رہی ہے. تو خیال یہ ہے ایکسپرٹس کا کہ اگر یہ 4 سینٹی گریڈ 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ اگر یہ درجہ حرارت بڑھ گیا تو پھر یہ ریورسیبل ہو جائیں گی بہت سی چیزیں اور اکنامیکلی فیزیبل نہیں رہے گا کہ اس چیلنج سے نمٹنا. اس لیے تمام دنیا کے لیڈرز اور ایکسپرٹس اس بات سے متفق ہیں. پچھلے کچھ 4-5 سال پہلے اس بات پہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام وہ تدابیر اختیار کی جائیں کہ جس سے یہ 2 سینٹی گریڈ کا جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے اس صدی کے آخر تک 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. اور ایسے پریڈکشن 4 سے زیادہ کراس کر جائے گا اگر اسی طرح ونٹر سیزن یہ بھی طویل مدت کی ہوگا. اس دفعہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو اس سال کا درجہ حرارت تھا اس کے حساب سے 2015 اب تک کے ریکارڈ کے مطابق وارمسٹ ایئر ہے آن ریکارڈ. 2015 گرم ترین جب سے ریکارڈ شروع ہوا ہے کوئی 150 سال پہلے سے اس میں یہ وارمسٹ ایئر آن ریکارڈ ہے اب تک. اور ابھی یہ 2 مہینے باقی ہیں اس میں اب لیکن ایکسپرٹ کا خیال یہی ہے کہ یہ وارمسٹ ایئر ہی ریکارڈ پہ رہے گا. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وارمنگ تو یہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینجز ہو رہی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اب تو اس وقت ہمارے تو وزیر بھی نہیں ہے مشاہد اللہ خان صاحب. یہ ویسے بڑا ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایکچولی تو مشاہد اللہ صاحب نے بڑی ایک لیڈرشپ پرووائڈ کر رہے تھے اور ان پہ جانے کے بعد یہ بڑا ایک گیپ آ گیا ہے. اور میں تو خیر ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ اتھارٹیز سے خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب سے کہ یہ دسمبر کی جو سمٹ ہے اس سے پہلے وزیر لگائیں اور پریفریبلی تو میرے خیال جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مشاہد اللہ صاحب انہیں کو کم از کم ٹیمپریری لگا دیں کہ وہ دسمبر میں ملک کے جو یہ جو پروسیس ہے کلائمیٹ چینج کا اس کو لیڈرشپ پرووائڈ کر سکیں. وہاں دنیا کے بہت لیڈر آئے ہوئے ہوں گے اور ہماری اگر منسٹر کی غیر موجودگی میں کافی بیگ ٹیم ہوگی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اب چونکہ کلائمیٹ چینج بہت بڑا چیلنج آپ کہہ رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس کی بالکل جسے کہتے ہیں اس کو فیس کر رہا ہے. ہمیں ابھی آپ سے پہلے جب بات ہوئی چیئرمین NDA میں سے وہ کہتے ہیں انفرادی سطح سے حکومتی سطح تک ہمیں اپنی جو ہے نا وہ کچھ نظر ثانی کرنی ہوگی اپنے رویوں میں اپنے طرز عمل پہ مانیٹرنگ میں. حکومت کی تو بات کرتے ہیں انڈیویجلی اگر میں آپ سے جان سکوں ہمیں کیا تبدیلیت میں لائف پیٹرن میں لانی چاہیے. لائف پیٹرن میں سب سے پہلے تو خیر بیسیکلی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے بچا جائے. اور اس کے لیے جو بھی تدابیر نیسیسری ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ جو انرجی جنریشن ہے سب سے زیادہ جو کاربن ایمیشن ہے انرجی جنریشن سے ہو رہی. تو ہم جو انفرادی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ اس کے اندر جتنی انرجی کو سیو کر سکتے ہیں اور نیچرل ریسورسز کو جتنا سیو کر سکتے ہیں اس کے اندر ہر انسان جو ہے اپنا کردار انڈیویجل لیول پہ ادا کر سکتا ہے. کہ آپ دیکھیں گے کہ لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں پاس سے گزر جاتے ہیں دن کے وقت لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں
हम लोग ये चार्जर जो है फोन के लगा, हालांकि इसका बड़े मामूली सा शायद चार्ज इसकी इसमें एनर्जी यूज होती है, लेकिन होती तो है ना जी। ठीक है, वो सारा 24 घंटे लगे रहते हैं, हम 1 घंटे के लिए फोन चार्ज करते हैं। और इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज में पानी को ज़ाया कर रहे हैं, और इन चीज़ों में इंफरादी तौर पे तो ये हमें इसमें हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हुकूमतों को इस सिलसिले में दुनिया के साथ मिलकर जो भी इसके मैय्यद हों उसके अंदर अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। कहते हैं मिस्टर एक्सपर्ट है कि जल्जला लोगों को नहीं मारता, जो उसके ऊपर इमारतें जमीन के ऊपर खड़ी हैं वो दैट किल्स पीपल। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक आस्पेक्ट जो हुकूमत की जिम्मेदारी आती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के स्ट्रक्चर कि जो उस सेस्मिक एरिया के मुताबिक होने चाहिए, तो उनको इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन भी हैं जो सेस्मिक एरियाज में घर बनाए जा सकते हैं, या कंपनसेशन मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे शांगना में बेहतर घर बनाएंगे, तो उनको एडवाइजरी भी मिलेगी, एडवाइजरी बनाएंगे। अगर उनको कंपनसेशन देंगे तो उनको इस बात का पाबंद करें कि वो नए जो भी डिजाइन दिए जाए उसके मुताबिक घर बनाएं, ताकि वो हर सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जानी नुकसान को कम से कम किया जा सके। डिजास्टर नुकसान को बिल्कुल जो है खत्म करना तो मुमकिन नहीं है, खासतौर पर इस तरह के मेजर अर्थक्वेक में, लेकिन स्ट्रक्चर और घर और कम्युनिटी की सतह पर भी हमारे जो मुकाबले हैं उसमें इस इशू को भी अब लाना चाहिए। कम्युनिटी सतह पर लोगों को आगाही मिले, उनको पता है कितना बड़ा इशू है। 2005 के बाद लोगों को अवेयरनेस है, अभी मेरा ख्याल है कोई इतनी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, और लेकिन ये कि हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जिस वक्त को डिजास्टर आता है उसके लिए अवेयरनेस रहती है, कोशिश भी करते हैं, लेकिन चंद सालों के बाद, लेकिन ये कि अभी 2005 के बाद अभी इतना टाइम नहीं गुजरा था, तो देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ लेसन लर्न किए हमने, जो स्ट्रक्चर्स ये पिछले अर्थक्वेक के अंदर रिकंस्ट्रक्ट किए गए वो काफी हद तक इस जल्जले को बर्दाश्त कर गए हैं। तो ये उनका टेस्ट है बेसिकली इराक का। उसके बाद हमने तो उस इलाके में तो जल्जला उसका नहीं आया, लेकिन कश्मीर में नहीं आया, हजारा बेल्ट में नहीं, मालाकंड की तरफ ज्यादा। लेकिन ये अगर उसी तरह के पुराने घर होते तो वो सारे कोलैप्स हो जाते, इवन कश्मीर में। अच्छा, हाँ, अगर ये वही पुराने वाले हों, ये जो झटके आए थे काफी। हाँ, ऑफ कोर्स के मतलब है कि इतने ज्यादा सीवियर नहीं थे डेथ ज्यादा होने की वजह से, लेकिन ये पिछले जो स्ट्रक्चर थे वो शायद इसको सस्टेन न कर सकते। उसके अलावा 2005 के बाद ये NDMA जो है ये बनाया गया था, तो इन्होंने भी इस दफा अपना बड़ा एक्टिवली फौरी रिस्पांस अपना दिया। तो इसी तरह तो आपको रिस्पांस बेहतर लगा है लास्ट टाइम से? लास्ट टाइम से डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की भी जो फीडबैक मुझे मिली है वो यही है कि हमारे जो आपके दौर में थे, आप उन्होंने भी उनका भी 10 साल में जो सफर है उनको भेजा, उन्होंने भी बिल्कुल जो है स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम हमारा असेसमेंट मॉनिटरिंग का हमारा हो गया है। अब ये किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक से इसको कंपेयर किया जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बड़ा अहम नुकता उठाया कमर जमान चौधरी साहब ने कि क्लाइमेट चेंज है, हमारा रिएक्शन तो बेहतर है, हमें इसको इम्प्रूव भी करना और अपनी तरजीह बनानी होगी, क्योंकि अब ये वो इशू है जिसका हमको सामना है, चाहे वो जल्जलों की सूरत में हो, चाहे वो इंतहाई शदीद गर्मी की सूरत में। कराची में 1200 लोग जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए, इतनी शदीद गर्मी पड़ी, सैलाब की सूरत में हो, और जो मौसमियाती तब्दीली है, शदीद वेदर आ गए, कागान दरान में लोग फंस गए क्योंकि अक्टूबर में बर्फबारी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। हुकूमत से लेकर एक आम शख्स तक, एक आम पाकिस्तानी तक इसको अपनी तरजीह बनाना होगा, तब जाकर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। कुदरती आफात को हम एवर्ट नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह की तरफ से होती है, मिल जाने पर अल्लाह होती है, लेकिन इनसे जो नुकसान होता है बेहतर मनसूबाबंदी और बेहतर रिएक्शन से इसको नुकसान को कम कर सकते हैं। तो हम सबसे निश्चित कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर जिंदगी रही। तो कल रात 8:05 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।